तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है आपका। इसका ये एक प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं या फिर एक प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या एक सैंपल पेपर कह लीजिए या इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए। ये देखने वाले हैं आपका जो टर्म 2 का। जी हाँ बच्चों, आपको पता होगा टर्म 2 का एग्जाम होना है, बोर्ड एग्जाम 18 मई 2022 को आपका पेपर होना है। तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर या पेपर कुछ भी समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा। इस वीडियो से पहले मैंने आपके 7 पेपर बना रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, सैंपल पेपर कह लीजिए या इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए, जो आपका 18 मई 2022 को पेपर होने वाला है उसके लिए। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 होने वाला है या सैंपल पेपर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उन वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जरूर पूरा देखिएगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर, जी हाँ बच्चों, इससे बाहर कुछ आना चाहिए। ठीक है, 35 नंबर का पेपर है ना आपका। तो अगर आप मैप वाला क्वेश्चन हटा दे, ठीक है, और प्लस में आपका सोर्स हटा दे, तो मैप तो मैं आपको करवा ही दूंगा, तो मैप भी जोड़ लीजिए आप। यानी कि एक हो सकता है सोर्स जो है ना 3 नंबर का, ये कुछ डिफरेंट आ जाए, क्योंकि स्रोत वो समझ लीजिए जैसे इंग्लिश में आपका अनसिंक पैसेज आता है ना, वैसे ही स्रोत होता है। स्रोत आपको कहीं से भी दे सकता है। हालांकि ज्यादातर चांस रहता है कि जो आपकी एनसीईआरटी की, जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बुक है, यहीं से स्रोत आधारित प्रश्न बना के देगा आपको। ठीक है, वो सारा मैं भी करवा ही रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए आप 35 में से 35 मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं अगर आप हमारे सारे पेपरों के वीडियोस देख करके जाए तो। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आपका लाइक रहेगा इस वीडियो पे, हमारा उतना मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों, हिंदी में आप इसको भूगोल बोलते हैं, इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड है 029 029। 2 घंटे का आपका पेपर होगा और पेपर जो होगा 35 नंबर का होगा, 35 मार्क्स का। बोर्ड का पेपर कुछ इसी तरह से आएगा आपका। यहाँ पर सीरीज लिखी हुई रहेगी, सेट 4 है ये। आपको जो पेपर मिलेगा वो या तो सेट 1 मिलेगा, 2 या 3 या 4, कोई एक सेट आपको देखने को मिलेगा। मैंने सारे ही सेट करवा रखे हैं और ये जो है आपका ये सेट 4 है जो पेपर मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पेपर रहेगा। रोल नंबर के लिए सेक्शन दिया रहेगा, कुछ बेसिक बातें लिखी हुई रहेंगी। इस पेपर के अंदर 8 प्रिंटेड पेजेस यानी छपे हुए पेज जो होते हैं ना, मुद्रित पेज, वो देखने को मिलेंगे और एक मैप वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जियोग्राफी के पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वही 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, सामान्य निर्देश थोड़ा सा जल्दी में हम लोग मतलब कह सकते हैं शॉर्टकट में कवर कर लेते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको सामान्य निर्देश बताया है। हिंदी में अगर आप जो है सो कि पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके हिंदी में आप पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश में। इंग्लिश में थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, और शॉर्टकट में कह सकते हैं कवर कर दूंगा। हमारा ये जो पेपर होगा ये 5 सेक्शन यानी 5 खंडों के अंदर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। इस पेपर के अंदर आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 3 तक क्वेश्चंस है ये सेक्शन ए के अंदर आएंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें से कोई 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपसे ये पूछेगा। सेक्शन बी जो होगा इसके अंदर 4th क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन आएगा जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। इसके अंदर ये बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में आपसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 से लेके 9 तक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और सेक्शन ई जो रहेगा ये हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, यानी मानचित्र पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो ये था बच्चों हमारा सामान्य निर्देश या जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। चलिए अब हम अपने पेपर पे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। टोटल 6 आपको नंबर मिलेंगे अगर तीनों सही होते हैं तो। इस सेक्शन के अंदर टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा जोड़ दिया जाए तो 4 में से आपको
3 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा इस पेपर का पहला क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए कि राज्य महामार्ग किसे कहते हैं। राज्य महामार्ग मतलब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, 7th पेपर जो हमने किया था उसके अंदर, कि महामार्ग मतलब आपका हाईवे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राज्य महामार्ग मतलब क्या हो जाएगा फिर आपका स्टेट हाईवे, सीधी सी बात है। तो जो राज्यों का महामार्ग होता है यानी कि स्टेट हाईवे होता है वो किससे कहते हैं हम लोग। तो उत्तर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस मार्ग के द्वारा राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ा जाता है उसे राज्य महामार्ग कहते हैं। इसके निर्माण एवं रखरखाव का दायित्व जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। जो हाईवेज होती है मोस्टली केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करती है, लेकिन जो स्टेट हाईवेज होती हैं उसको ज्यादातर आपका जो राज्य है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में उभरी दोहरी पर्यावरणीय समस्या की परख आपको करनी है। तो इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं आप कि वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम के कारण यहाँ की भूमि हरी भरी हो गई है, यह सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जल भराव व मृदा लवणता जैसी समस्याएं नकारात्मक प्रभाव भी डाली है। ठीक है, मतलब दर्शाती है। तो ये दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज दोनों लेकर के आपको चलना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की उभरी दोहरी पर्यावरणीय समस्या की परख करनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, अथवा बोले तो चॉइस देखने को मिलेगा कि अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, कि भारतीय, यहाँ पर देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई और इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई थी और इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास रखरखाव व प्रचालन कह लीजिए, संचालन कह लीजिए, उसके लिए ये कार्य सौंपा गया था कि जो हमारे हाईवे वगैरह होते हैं ना उनका आपको देखरेख करना है, और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि भारत में मेट्रो रेल सेवा ने किन 2 शहरों में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। देखिए मेट्रो आने से मैं तो दिल्ली में रहता हूं तो मुझे तो पता है कि भाई दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां पर तो क्रांति आई है। मान लीजिए मेरे को मैं अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरे कॉलेज के एग्जाम्स हो रहे थे। ठीक है, अब कॉलेज के एग्जाम में मैं डीटीसी से ट्रैवल कर नहीं सकता। डीटीसी यहाँ पर चलती है, जो बच्चे यहाँ रहते होंगे दिल्ली में उनको पता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यहाँ की बसें होती है सरकारी बसें। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में मेट्रो चलती है, मेट्रो रेल चलती है। मेट्रो के जरिए कोई भी सफर हो आपका वो एक फिक्स टाइम में, जी हाँ बच्चों, एक फिक्स टाइम में आप ट्रेवल कर सकते हैं। और मेरे साथ भी यही सीन था। मान लीजिए मेरा जो एग्जाम होता था ये सुबह 10:30 बजे से शुरू होता था। ठीक है, 10:30 AM से, जैसे आपका बोर्ड होता है ना उसी तरह से मेरा कॉलेज का एग्जाम शुरू होता था। तो मेरे को पहुंचना होता था 10:30 बजे, तो मैं निकलता था यहाँ से, मान लीजिए 9:45 पे निकला घर से और 10 बजे तक मैं जो स्टेशन है वहाँ पहुंच गया। और ये स्टेशन पे मेरे को जाना है तो इतने देर जो है सो कि इतने टाइम में, मान लीजिए आधे घंटे में, 30 मिनट में मेरे को पहुंचा देता था। और स्टेशन से नियर बाय ही मेरा जो एग्जाम सेंटर था वो पड़ा था। यानी कि मुझे पता था कि फिक्स टाइम है कि मेट्रो मेरे को इतने टाइम में, यानी कि 30 मिनट में मेरे को पहुंचा देगा, मैक्स टू मैक्स कितना ही कर देगा वो। ठीक है, 10:30 बजे से एग्जाम शुरू है, वही थोड़ा जल्दी भी निकल जाया करता था ताकि 10 बज के कम से कम 20 मिनट तक मैं वहां पहुंच जाऊं एग्जाम सेंटर पे, और फिर उसके बाद जो मेरा एग्जाम है वो मैं दे सकूं। ठीक है, ये है। तो इसीलिए मेट्रो के आने से भारत के ये 2 शहर है, एक तो कोलकाता लिख सकते हैं और एक दिल्ली, यहाँ पर ना क्रांति ला दी है मेट्रो ने, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं। गर्मी हो सर्दी हो कैसा भी मौसमी प्रभाव हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाम भी नहीं है मेट्रो में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग आ गए हैं अब सेक्शन बी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी यानी खंड बी, इसके अंदर स्रोत आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन है कि स्रोत को पढ़ना है, उत्तर देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो स्रोत जो है वो कोंकण रेलवे के बारे में दे रखा है, यहाँ पर आप पढ़ना चाहे कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी बता रखा है और पेपर में आता भी है इसके ऊपर क्वेश्चन, 3 नंबर में 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो ये स्रोत है उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए 4.4 में आपका क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर बच्चों कि कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष किया गया।
तो अगर आप स्रोत को पढ़ेंगे, मैं स्रोत को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चले हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 1998 यानी 1998। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन पुलों एवं सुरंगों को पार करती है? तो 2000 पुलों को पार करती है, 91 सुरंगों को पार करती है। ये आंसर भी आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद है 4.6 में कि कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक राज्य से गुजरती है बच्चों हमारा। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आयोग कितना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी कहते हैं। इसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है, यानी लघु उत्तर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाए, ठीक है। 2 आपको क्वेश्चन करने हैं 3-3 नंबर के, और टोटल 6 नंबर का आपका ये सेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का कि राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण की मुख्य परियोजनाएं जो है हमारे कौन सी है? संक्षिप्त वर्णन आपको करना है इसका। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4 से 6 लेन वाली उच्च सघन वाले यातायात गलियारे शामिल है, जो कि देश के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई को आपस में जोड़ता है बच्चों। साथ ही साथ अगला पॉइंट है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों को जोड़ता है, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जो चीज करी जा रही है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर टू कन्याकुमारी आपका 4016 किलोमीटर की बात कर रहा है। और ईस्ट जो हमारा वेस्ट कॉरिडोर है, इसमें सिलचर असम से लेकर, ठीक है, पोरबंदर गुजरात तक 3640 किलोमीटर का ये जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसके अंतर्गत चीजें की जा रही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं? संक्षेप में आपका विवरण इसका देना है। तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि व्यापार में क्रय, एक सेकेंड, ओके, व्यापार जो होता है ना, उसमें क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं, ठीक है। यानी कि व्यापार जो होता है ना, उसके अंदर खरीदने बेचने के लिए स्थानीय लेवल पे भी काम होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी खरीद बेच किया जाता है, ठीक है, कोई भी सामान। जैसे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में रखते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं। व्यापार भी 2 प्रकार से किया जाता है, पहला तो थोक व्यापार होता है, दूसरा फुटकर व्यापार होता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देता है, ये संक्षेप में बताना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा बता रखा है। और नीचे चले तो व्यापार के बारे में बता रखा है कि व्यापार भी 2 प्रकार का होता है। थोक व्यापार, जिसमें जो है सो कि इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। इसमें डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं बिचौलिए होते हैं, एक तरह से कस्टमर नहीं आता है, ठीक है। थोक में सामान खरीदा जाता है। बिचौलिए कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। थोक व्यापार जब होता है उसमें बिचौलिया क्या काम करता है। ये है एक फैक्ट्री, क्या है, ये है एक फैक्ट्री, ठीक है। ये फैक्ट्री है, यहाँ पर एक्स नाम का प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब हम लोग हैं यहाँ पर कस्टमर, कौन है, कस्टमर, ठीक है। कस्टमर बोले तो अपन लोग, यानी कि जो हम लोग सामान खरीदते हैं। अब देखिए फैक्ट्री से तो डायरेक्ट हम लोग सामान खरीदने नहीं जाएंगे ना, हम लोग किसके पास जाते हैं, दुकानदार के पास। किसके पास, दुकानदार के पास। दुकानदार के पास गए सामान खरीदने के लिए। अब दुकानदार खुद तो सामान बना नहीं रहा है, तो ये जाएगा इस फैक्ट्री से, ये एक्स जो प्रोडक्ट है खरीद के लाएगा, क्योंकि उसको पता है कि डिमांड है मार्केट में, जो कस्टमर है इसको खरीदना चाहता है। तो बिचौलिया कौन हुआ, ये दुकानदार जो है ना, ये बीच का मिडिल मैन की जो भूमिका है ना, ये दुकानदार निभाता है हमारा थोक व्यापार के अंतर्गत, ठीक है। ऐसे ही आप सब्जी वाले ले सकते हैं, रेडी वाले ले सकते हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगला आता है हमारा फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होता है। इसमें
जो फुटकर व्यापार होता है इसमें डायरेक्टली हम चीजों को खरीद लेते हैं, ठीक है। अब ये कह सकते हैं, आगे चलते हैं। इसी में एक अथवा है, चॉइस है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में कि विकासशील देशों में शहरों की प्रमुख समस्याएं क्या है, स्पष्ट करनी है। तो देखिए शहरों की प्रमुख समस्याएं क्या होंगी, आप शहर में ही रहते हैं ज्यादातर बच्चे, तो देखिए अवशिष्ट निपटारण की समस्या, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारी निपटारण की समस्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कूड़ा कचरा हो गया, ठीक है, या फिर जो मल मूत्र हो गया इंसानों द्वारा त्यागा गया, ठीक है, मानवों द्वारा तो त्यागा गया, तो ये विकासशील देशों में इन सब चीजों की बहुत समस्या हो जाती है, भाई कहाँ इसको हटाए फेंके, ठीक है, कूड़ा कहीं भी फेंका जा रहा है। तो यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, खराब चीजें हैं, उनको निपटाने का, यही कैसे इसको निपटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या विस्फोट की समस्या देखने को मिलेगी आपको, जैसे कि विकासशील देशों की शहरों में आपको, जैसे कि मैं अगर बात करूं दिल्ली की, इसकी मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं, बट लिख नहीं पाया मैं, कोई नहीं, दोबारा लिख, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जब से मैं देखना शुरू किया हूं 12th लेवल पे, अगर मैं बात करूं 2019 में मेरा वो हुआ था, 12th हुआ था, मैंने अपना बोर्ड 2019 में दिया था, ठीक है। तो दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम मैंने पॉपुलेशन देखी थी अराउंड थी 1.5 सीआर के आसपास, सीआर बोले तो करोड़, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, करोड़। और अभी मैं पॉपुलेशन देखता हूँ ना तो 2 करोड़ के पार चली गई है। कितने साल हुए, 2019, 20, 21 और 22, अभी 22 चल रहा है करंट में, तो 22 तो छोड़िए दीजिए, 2019 से लेके 21, 3 साल में आपको लगभग आपका 50 लाख की जनसंख्या बढ़ गई दिल्ली के अंदर। तो सोचिए आने वाले समय में दिल्ली में कितनी जनसंख्या होगी, ना केवल दिल्ली में, जो विकासशील देश के प्रमुख शहर है ना बच्चों, हमारे जो प्रमुख आपके शहर है, वहां पर ये एक प्रमुख समस्या बनकर के उभर रही है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अब जनसंख्या विस्फोट से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि स्लम बस्तियों की समस्या आ जाती है। धड़ल्ले से यहाँ पे जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जमीन तो उतनी है ना भाई, जमीन उतने है, मकान उतने ही है हमारे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर लोग आकर के झुग्गी बनाने लग जाते हैं, स्लम बस्तियां बनाने लग जाते हैं, ठीक है, इससे और समस्याएं पैदा होने लग जाती है। तो ये 2-3 समस्याएं हैं, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया, इनको ही क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, सेक्शन हमारा डी है, जिसको आप बोलते हैं खंड डी। इसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो सेक्शन है आपका, इसके अंदर आपको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 15 नंबर का आपका ही सेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन की भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है या कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए भू निम्नीकरण से तात्पर्य भूमि की उत्पादकता में अल्प समय के लिए या स्थायी रूप से कमी आ जाना। उत्पादकता बोले तो भू निम्नीकरण कैसे हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक खेत है, ये मेरा एक खेत है, खेत कैसे बना दिया मैंने, ठीक है, ये मेरा एक खेत है मान लीजिए, ठीक है, क्या है, खेत है। तो इसमें से मैं क्या उगाता हूँ, अनाज उगाता हूँ, ठीक है, अनाज उगा रहा हूँ। तो या तो इसकी उत्पादकता में अल्प समय के लिए या स्थायी रूप से परमानेंटली कमी आ जाएगी। मान लीजिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरा खेत है, इसमें से मैं 100 किलो अनाज उगाता था, कितना उगाता था, 100 केजी अनाज उगाता था, ठीक है, भू निम्नीकरण की बात कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि इसमें कमी आ रही है, अब इसमें 80 किलो उग रहा है अनाज, कितना उग रहा है, 80 केजी हमारा केजी जो है अनाज उग रहा है, कितना, 80 केजी अनाज उग रहा है, ठीक है। या तो ये 80 केजी कम समय के लिए रहेगा, थोड़े टाइम बाद वापस से 100 किलो हो जाएगा, या तो ये 80 केजी परमानेंटली रहेगा कि भाई अब परमानेंटली इसमें 80 उगेगा या उससे भी कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा भू निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें कि देखिए भूमि जो है ना उसकी उत्पादक क्षमता में कमी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला है वृक्षोन्मूलक के कारण मृदा अपरदन होना, यानी कि पेड़ जो है ना कम लगाए जाते हैं जिससे कि मृदा अपरदन होता है, मृदा की कटाई हो जाती है एक तरह से कहते हैं।
ठीक है, उपजाऊ मृदा उस स्थान से उड़ करके कहीं और चली जाती है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मान लीजिए ये एक जमीन है, इस जमीन के आसपास पेड़ ही पेड़ है, ये पेड़ है भाई, ठीक है, पेड़ तो उल्टा हो गया, खैर ये भी एक पेड़ है, चलिए दो ही पेड़ ले लेते हैं, ये दो पेड़ है और यहाँ पे भाई मैं खेती करता था, ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैं खेती करता था। तो इनकी जड़ें क्या करेंगी, मेरे जो उपजाऊ मृदा है ना, इनकी जड़ें इसको बांधे रखेगी, ठीक है, बांधे रखेगी और मेरी उपजाऊ मृदा बची रहेगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि मेरे मन में लालच आ गया, बोला भाई बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है, काट देता हूँ, मेरे को 15,000 रुपये मिल जाएगा, चलो काट दो, हटा दो। अब दोनों पेड़ को क्या करूंगा मैं, काटूंगा, चल भाई हट जा, कट जा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब मेरे पास बची क्या, बची मेरे पास सिर्फ ये जमीन। अब ये जमीन बची, इसके जब पेड़ काट दिया तो अंदर की जड़ें भी सूख जाएंगी, हट जाएंगी, तो ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ मृदा होगी ये उड़ करके चली जाएगी कहीं। तो जब उपजाऊ मृदा ही कहीं दूसरी जगह पर चली गई, ठीक है, दूसरी जगह चली गई तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे अपना अनाज कम देखने को मिलेगा। आपको अनाज कम मतलब जितना मैं पहले उगाता था उसमें अब कमी आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला समझिए बच्चों, अगला है हमारा पॉइंट कि भूमि पर लगातार कृषि उपज लेते रहने से भी भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है। इससे निपटने के लिए प्राकृतिक उर्वरक डालते रहना चाहिए। यानी कि लगातार किसी जमीन पे आप खेती कर रहे हैं तो इससे भी उस खेती की जो उपजाने की क्षमता है, यानी कि उपज क्षमता है, कोई भी फसल जितना उगाता था उतना नहीं उगा पाएगा, उसकी क्षमता में कमी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि प्राकृतिक उर्वरक उसके अंदर डालते रहना चाहिए। ये यूरिया खाद वाद मत डालिए जल्दी, आप ऐसे खाद डालिए जैसे कि आपका जो गाय का गोबर हो गया उसको सड़ा करके डालिए, ठीक है, इस तरह से बकरी का जो हो गया वो डालिए, ठीक है, तो इस तरह से चीजें डालिए तो जिससे कि उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। उसके बाद अगला है बच्चों इसी में कि लगातार जल भराव एवं नहरी सिंचाई भी भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर कोई खेत है, कोई जमीन, वहां पर जल भराव आपको देखने को मिले, जल हमेशा वहां जमा रहेगा, इससे भी क्या है कि जो खेत की उपजाऊ क्षमता है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी और नहर सिंचाई वगैरह से भी जो है सो कि खेत की उपजाऊ क्षमता में कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बन रही है, आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए पर्यावरण का प्रदूषण जो है ना, इसके ऊपर तो आप पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर समझिए इसका। आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव के लिए गंभीर समस्या बन गया है। जाहिर सी बात है, प्रदूषण तो है ही समस्या, इससे पृथ्वी पर मानव जीवन खतरे में पड़ गया है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए प्रदूषण के कारण ही तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अभी कल कल परसों की बात करता हूँ, दिल्ली का जो टेम्परेचर था ना 49 डिग्री टच कर गया, ठीक है, 49 डिग्री, 100 डिग्री पे तो खाना बनता है भाई, हम जो चिकन तंदूरी बन जाएंगे यहाँ पे दिल्ली में रहते रहते। तो ये किसके कारण हो रहा है भाई, ये प्रदूषण के कारण ही हो रहा है हमारा, ठीक है। CO2 निकल रहा है, ये एसी चलाए जा रहे हैं, ये कारों में एसी चलता है, तो सब इसी के कारण हो रहा है बच्चों। तो ये इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर मानव का जो जीवन है ना वो खतरे में पड़ गया है। प्राकृतिक वातावरण पर हो रहे इस प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि सभी मंडल, जल, स्थल, वायु व जैव इससे प्रभावित हो रहे हैं। जब से गांव, कस्बों व नगरों तथा औद्योगिकीकरण का विकास हुआ है ना, यानी गांव का विकास हो रहा है, कस्बों का विकास हो रहा है, औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रीज का भी विकास हो रहा है, तब से क्या है पारिस्थितिकी धीरे धीरे और भी परिस्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, ठीक है। हर प्रकार की अशुद्धियां वातावरण में बढ़ती जा रही है, जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी गंभीर समस्या बन रही है, ठीक है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली के बार बार एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं रहता ही दिल्ली में हूँ और ज्यादातर बच्चे हमारा वीडियो दिल्ली से देखते हैं। दिल्ली की अगर बहुत सारे शहरों की बात करूं, अगर मैं यहाँ ले लूं तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, आप अपने यहाँ का AQI चेक कर लीजिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। हमेशा ये आपको हैजार्ड लेवल पे हैजार्ड होता है, ठीक है, हैजार्ड बोले तो मतलब खराब स्थिति में मिलेगा। यानी कि AQI चेक कीजिएगा ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, आपकी वहां की हवा जो है ना, जिस हवा से आप सांस लेते हैं वो कितनी साफ है, तो बिल्कुल भी साफ नहीं है भाई। मैं पहले बता देता हूँ, दिल्ली वाले तो भाई पहले सुन लो कि भाई एक दिन में 11 सिगरेट पी रहे हो आप, ऐसी हवा में सांस ले रहे हो, ठीक है।
तो ये चीज है। तो ये सारे किसके कारण हो रहे हैं? ये पर्यावरण का जो हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं ना, उसके कारण हो रहा है। और ये आज की पीढ़ी के लिए तो गंभीर समस्या है ही, और आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। अभी मैं अपने डेस्कटॉप पे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है वेरी हाई यूवी रेज निकल रही है, यानी कि जो सूरज से जो किरणें आती है ना, ये हमारा सूरज है, और इससे जो किरणें आ रही है ना धरती पर, तो अब यूवी रेज निकल रही है, मतलब कि ये धूप से ना बच के रहो भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब ये धूप से क्यों बचेंगे भाई, हमारे प्रदूषण से ही तो इतनी यूवी रेज वगैरह निकल रही है। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है। तो उत्तर है आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य जो क्रियाओं की विशेषताएं हैं वो कुछ निम्नलिखित है इस प्रकार से कि आधुनिक निर्माण प्रक्रिया बहुत सारे यंत्रों पर निर्भर है। आधुनिक टाइम पे भी कोई भी निर्माण होता है किसी भी चीज का, तो बहुत सारी मशीन लगता है। आधुनिक या कह लीजिए अत्याधुनिक एवं विकसित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कार्यों को विभाजित और वर्गीकृत करके विशिष्ट कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को कार्य में लगाया जाता है। जिनके पास बहुत अच्छा स्किल है ना, उनको ही काम में लगाया जाता है। प्रबंध स्तर पर प्रशासन एवं अधिकारी वर्गों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि जो प्रबंधक यानी मैनेजमेंट का जो लेवल होता है कोई भी चीज मैनेज करने का, वहां पे अधिकारी लेवल के जो आदमी होते हैं ना, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है। पूंजी निवेश अधिक होता है, यानी कि पूंजी का निवेश जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी के अंदर कह लीजिए या औद्योगिक जो भी चीजें, यानी कि आज के टाइम का जो हमारा एकदम टेक्नोलॉजी से भरा हुआ इंडस्ट्री जो है ना, उसके अंदर पूंजी बहुत लगता है आपका। ठीक है, और उसी प्रकार से बोल रहा है हमारा कि उत्पाद में लागत कम करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि कुछ भी चीज बनाया जाता है ना आज के टाइम के इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो उसमें कोई भी जो लागत है हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, या कोई निर्माण भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि परिवहन सेवाओं जो सेवाएं हैं वो किस तरह तृतीय क्रियाकलाप की वृद्धि से सहायक है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर होगा इसका कि किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है, लाना या ले जाना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, उसको स्थान ए है हमारा और ये स्थान बी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से इसको ले जाएंगे या ले आएंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। ठीक है, तो परिवहन बता दिया आपको बच्चों। उसके बाद बोल रहा है परिवहन पर ही आधुनिक समय में सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर है, यानी कि इकोनॉमिकली जितने भी चीजें देखी जाती है ना, वो परिवहन पे ही डिपेंडेंट है बच्चों। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादने वाला, उतारने वाला, टिकट संग्राहक यानी कि जो टीटी उटी होते हैं, इन सभी प्रकार की जो परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग लगे हुए हैं, इन सबको एम्प्लॉयमेंट देता है, जाहिर सी बात है। परिवहन के कारण पर्यटन में आसानी होती है। ठीक है, और ये देखा जाता है कि पर्यटन यानी टूरिज्म बढ़ता है परिवहन के कारण। परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आती है, यानी इंडस्ट्रीज और ज्यादा बूम मारती हैं, यानी और आगे बढ़ती हैं, और इन सेवाओं में कार्य करते हैं, मतलब लोग इन सेवाओं में कार्य करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई यानी खंड ई में। इसमें आपसे मानचित्र आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, भारत का मैप या फिर वर्ल्ड का मैप जो भी आएगा आपका। तो ये मैप मैंने आपको करवा रखा है। अगर आपने मैप नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, आप 2 देख लीजिए और 3। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जो क्वेश्चन पेपर हमने करवाया है, सैंपल पेपर 1, 2 और 3, ये तीनों पेपर देख लीजिए। और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कल जो है आपके लिए मैं सेपरेटली आपको एक मैप का वीडियो दे दूं, उसके अंदर सारे मैप्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश है मेरी। तो बस बच्चों यही था। इस तरह से आपका लास्ट का एक क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 5 करने हैं मैप में। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 था, ये भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब जैसे ही आप कर लेंगे, बगल में आपको एक घंटी या घंटा कह लीजिए उसका आइकन देखने को मिलेगा। तो उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर देंगे, आपको जितने भी हमारे चैनल पे
नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।